हेलो दोस्तों, मैं मनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बात की थी कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने फोर्स को कैटेगराइज किया था दो पार्ट में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस को, वैसे अगर क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं या काइंड ऑफ फोर्सेस हैं, वो अनंत हैं, इन्फिनिट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हम फोर्सेस को कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। हमने फोर्स को दो कैटेगराइज में किया था, दो फॉर्म में कैटेगराइज किया था। एक था कांटेक्ट फोर्स, दूसरी हमने बात की थी नॉन कांटेक्ट फोर्स की। नॉन कांटेक्ट फोर्स, इस कैटेगरी के अंदर, कांटेक्ट फोर्स के अंदर हमें बात करनी है नॉर्मल रिएक्शन की, जो आज हम लोग इस वीडियो में करने आए हैं। नॉर्मल रिएक्शन की आज बात होगी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। टेंशन की बात होगी, सर में बहुत होता है दर्द टेंशन सुन के, जिसको रिप्रेजेंट टी से करते हैं। स्प्रिंग फोर्सेस की बात होगी, स्प्रिंग फोर्स इस वीडियो में ही हम लोग बात करेंगे, एफएसपी की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स ये कांटेक्ट फोर्सेस है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की बात की थी हमने। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में इंपॉर्टेंट था ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बात होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, चार्जेस जहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फोर्स पोल्स के बीच में फोर्स आता है, बहुत सिंपल है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस से आपकी जो क्वेश्चंस आईसीसी में आते हैं। आईसीसी से रिलेटेड क्लास 9 में भी आपको ये नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है कि आखिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है ये किस तरह से लगता है, टेंशन किस तरह से लगता है, स्प्रिंग फोर्स किस तरह से लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स अधिकतर बच्चे को समझ में आ जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये क्लास 11th में जाके एक चैप्टर का रूप ले लेगा। आपको 11th में नॉर्मल रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स से आपका 11th तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सीबीएसई की मैंने बात की। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट, चलिए चर्चा करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन। सिंपल सी बात है, यहाँ नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, किसी फोर्स के अपोजिट में रिएक्ट करेगा, कोई परपेंडिकुलर रिएक्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉर्मल रिएक्शन। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये फोर्स जो है किसी फोर्स के अपोजिट काम करेगा, इसीलिए रिएक्शन उस फोर्स को देखते हुए रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट जब भी करेगा वो परपेंडिकुलर ही करेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, हमारे पास कोई, मान लेते हैं कि हमारे पास m मास का ऑब्जेक्ट है, ये किसी सरफेस पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये सरफेस पर है, कोई भी सरफेस पर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस m नाम का जो मास का जो ऑब्जेक्ट है, इस पर किस तरह का फोर्सेस अभी लग रहा है फिलहाल, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है तो वहां पर ग्रेविटी ऑफ फोर्स लगता है, अर्थ का ग्रेविटी लग रहा होगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, एक फोर्स तो mg लग रही होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर mg लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है, अगर हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। अगर बॉडी पर फोर्स लगता जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। अगर एक्सीलरेशन क्रिएट होगा तो उस बॉडी के अंदर मोशन होगा, यानी मूवमेंट होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, या नहीं तो ये मूव कर रही है, या हम बोल सकते हैं नहीं ये फॉल हो रही है, नीचे भी नहीं गिर रही है, नहीं मूव कर रही है। यानी इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल mg को एक फोर्स होगा जो जीरो बना रहा होगा। जीरो की ये फोर्स को, टोटल जो हमारी नेट फोर्स होगी एफ नेट को कोई जीरो बना रहा होगा। तब तो अगर कोई बॉडी पर फोर्स, कई प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, बहुत तरह के फोर्स लग रहे हैं, इधर से उधर से किधरों से फोर्स लग रहे हैं, जितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा, टोटल फोर्सेस की मैं बात करता हूं तो उसको नेट फोर्स बोलते हैं, वो जीरो हुआ। यानी इस पर नेट फोर्स अगर जीरो है तब तो ये रेस्ट में है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रही होगी। सही बात है। mg
इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, यानी कि नीचे अपने ग्रेविटी के कारण ये नीचे, ग्रेविटी फोर्स के कारण ये नीचे अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है सेंटर की ओर, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, फॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सरफेस जो है, आप जो ये देख पा रहे हो सरफेस, एनी सरफेस और एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात जब मैं करूँ, ये सरफेस जो है इसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगा रहा है। ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगा रहा है, जिसी को हम लोग बोलते हैं एनआर, नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसी कारण से सरफेस अब ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है, यानी किसी भी बॉडी पर लगा रहा है, तो वो बॉडी को नीचे आने नहीं दे रहा है। ये नीचे खींच रहा है, ये फोर्स इसके अपोजिट में लगा रहा है। ठीक है, कोई सरफेस इसके अपोजिट में एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग एनआर बोलते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ अगर हम याद करें, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो क्या बताता है? कोई भी फोर्स जो है ना, वो पेयर में होगा। क्या होगा? पेयर में होगा। अगर ये सरफेस इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो ये बॉडी भी, ये जो बॉडी है, ये बॉडी भी सरफेस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, वो भी परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगने वाला। इस बॉडी पर, ये बॉडी भी सरफेस पर एक परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि जिसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एनआर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों फोर्स क्या जीरो हो जाएगा? ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं। अगर आप यहाँ देखें तो एक नॉर्मल रिएक्शन तो बॉडी पर लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पर लग रहा है, और एक सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, सरफेस बॉडी पर लगा रहा है और बॉडी सरफेस पर लगा रहा है। यानी दोनों नॉर्मल रिएक्शन एनआर वो अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा या एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, इसीलिए कैंसिल नहीं करेगा। समझ में आया? ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ कहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तब कहाँ कहाँ नॉर्मल रिएक्शन का कंडीशन उपलब्ध होगा? नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ आएगा? जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। एनीवेयर वेयर यू सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज, अगर कहीं भी आपको बॉडी के बीच में, किसी भी दो बॉडी के बीच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आए, वहाँ पर आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन। वहाँ पर क्या आ जाता है? नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ, एक ब्लॉक जो है किसी सरफेस पर लाई कर रहा है। आप मुझे बताइए इस बॉडी पर क्या क्या मास, क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा? एक तो mg लग रहा होगा, इसकी मैं बात करता हूँ। सरफेस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी सरफेस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इतने ही फोर्स इस बॉडी पर लगेगा। क्या लगेगा? इतना ही फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है। समझ में आ गया? ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज यू विल सी देयर यू हैव टू अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ही तो पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना पूछा जाएगा कि ये कैसा कैसे हुआ। इतना थ्योरिकल बात हम उसको कैसे समझाएंगे? तो आपके बुक में लिखा हुआ, मैं उसी को लिख रहा हूँ। when a body is placed on a surface, if the body exerts a force which is equal to its weight downward the surface, but the body does not move. बॉडी क्या हो रहा है? मूव नहीं हो रहा है। द बॉडी डज नॉट मूव। दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है? दिस इज बिकॉज द सरफेस exerts equal and opposite force. Surface exerts equal and opposite force on the body normal to the surface. कैसा लगेगा? हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है।
ये जो फिनोमिना देखिए, ये जो आपको मैंने अभी बताया उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्या क्या, इसी चीज़ को मैंने लिखा, यही एक नॉर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन होगी। यही चीज़ होता है कि कोई भी बॉडी को प्लेस किएंगे तो वो बॉडी क्या होगा, वो एक फोर्स लगेगा जो कि उसके वेट के इक्वल होगा, mg लगेगा। mg लग रहा है तो फिर बॉडी डज नॉट मूव हो रहा है, फॉल हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज बिकॉज सरफेस भी एक्सर्ट कर रहा है इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स। किस पर? उस बॉडी पर, जो कि नॉर्मल लग रहा है। कैसे लग रहा है? सरफेस से नॉर्मल लग रहा है, सरफेस से नॉर्मल लग रहा है। यह है नॉर्मल रिएक्शन की बातें। अब चलिए समझते हैं कि टेंशन क्या होता है। टेंशन बहुत है, टेंशन जिंदगी में बहुत है टेंशन। लेट्स टॉक अबाउट टेंशन। चलिए बातें करते हैं टेंशन पर कि बाबू टेंशन क्या होता है। यहाँ पर टेंशन का क्या मतलब? टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और टेंशन जब भी आता है ना बाबू, कहाँ कहाँ टेंशन यूज़ करेंगे? टेंशन हमेशा स्ट्रिंग वगैरह में आता है। कहाँ आता है? स्ट्रिंग हो गया, आपकी थ्रेड बोल सकते हैं, रोप बोल सकते हैं, स्ट्रिंग थ्रेड हो गया, चेन वगैरह में हो गया, रॉड वगैरह में हो गया। यहाँ पर टेंशन आएगा। ये सब सारे चीज़ों में टेंशन का फोर्स अप्लाई होता है। तो टेंशन समझते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं कोई भी सरफेस से कोई भी एक बॉडी को मैंने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, मास का बॉडी है, इसको मैंने सस्पेंड कर दिया। अब इस पर क्या क्या फोर्सेस लगेगी? एक फोर्स तो नीचे की ओर लगेगी, mg फोर्स ड्यू टू दी मास, मास के कारण mg फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंडीशन आता है कि बॉडी क्यों गिर नहीं रही है? बॉडी गिरनी चाहिए क्योंकि mg लग रहा है, तो बॉडी नहीं गिर रहा है। बॉडी यहाँ तो बैलेंस्ड है, यहाँ तो बॉडी हमको बैलेंस्ड के रूप में दिख रहा है ना। बॉडी ना हिल नहीं रही, ना डोल रही, एकदम बैलेंस्ड है, कोई मतलब नहीं, नो प्रॉब्लम है। क्यों नहीं ये बॉडी फॉल कर रही है? क्यों? कारण क्या है? कारण ये हो सकता है ये स्ट्रिंग, ये जो है स्ट्रिंग जो दिख रही है, ये स्ट्रिंग कारण है। स्ट्रिंग कैसे कारण है? इस बॉल को स्ट्रिंग अपनी ओर खींच रहा है। क्या खींच रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। वो जो खींचने का जो डेवलप्ड फोर्स जो स्ट्रिंग के अंदर आ रही है ना, ये जो डेवलप्ड फोर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग के अंदर, इसी को हम लोग बोलेंगे टेंशन। क्या बोलेंगे? टेंशन बोलेंगे। कि मास नीचे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्यों नहीं गिर रहा है समझिए। इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि स्ट्रिंग इसको कहीं ना कहीं रोक के रखा है। तो स्ट्रिंग में कोई फोर्स होगी, हाँ भाई, स्ट्रिंग में एक फोर्स है जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, जो अपने ओर इसको खींच के रखा है। अब यहाँ टेंशन इसको अपनी ओर खींच के रखा है, सरफेस को स्ट्रिंग फिर अपनी ओर खींच के रखेगा कुछ इस प्रकार से। ये इस मास अगर इसको नीचे खींच रहा है तो मास को ऊपर खींचने के लिए टेंशन लग रहा है, और ये स्ट्रिंग इस फिर सरफेस को अपनी ओर नीचे खींचेगा ना। ये सरफेस इस पर पावर लगा रहा है, इस सरफेस पर ये स्ट्रिंग पावर लगा रहा है कि तू नीचे आ। तो स्ट्रिंग में फोर्स जब भी क्रिएट होगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन कैसा होता है? टेंशन कहाँ कैसे लगेगा? डायरेक्शन क्या करेंगे हम? टेंशन किधर लगाएंगे? किधर की ओर लगेगा? डायरेक्शन जो है टेंशन का हमेशा याद रखना है, अवे फ्रॉम पॉइंट लगता है। अवे फ्रॉम पॉइंट, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज वैलिड, यू कैन से ऑलवेज वैलिड वाला बात है ये। ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट, हमेशा पॉइंट से, जिस भी पॉइंट से बात कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं किसी भी मास, जहां से आपको बोल रहा है टेंशन निकालिए, अवे फ्रॉम पॉइंट। यहां से टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट, यहां से टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट। तो टेंशन जहां भी लगेगा अवे फ्रॉम पॉइंट लगेगा। इस केस को देख लेते हैं थोड़ी सी और। मान लेते हैं इससे ऑब्जेक्ट है लगा हुआ यहाँ पर, इससे ऑब्जेक्ट है लगा हुआ यहाँ पर। अब टेंशन कहाँ क्रिएट होगा? अब हम मान लेते हैं कि ये मास m है, ये मास m1 का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब टेंशन कहाँ क्रिएट होगा? देखिए, ये ऑब्जेक्ट को mg खींच रहा होगा नीचे की ओर। ये तो सभी ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा mg फोर्स, यहाँ पर भी लग रहा होगा, सब जगह पर mg लग रहा होगा। इसको भूल जाते हैं, mg को भूल जाते हैं, mg को फॉरगेट अबाउट mg लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अवे लगाना है। कहाँ लगाना है? अवे फ्रॉम पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं गिरने दे रहा है, बैलेंस करके रखा है। कौन? यहाँ पर टेंशन लग रहा है। क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं गिरने दे रहा है, नीचे नहीं खींचने दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टेंशन लग रहा है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस मास को भी नीचे नहीं गिरने दे रहा है, बैलेंस करके रखा है। यहाँ पर एक टेंशन लगा है, अवे फ्रॉम पॉइंट। यहाँ पर भी एक टेंशन लगा है, अवे फ्रॉम पॉइंट। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगा तब तक टेंशन सेम रहता है। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। क्या सेम? टेंशन सेम। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। यहां पर मान लेते हैं टेंशन टी लग रहा है। यहां पर स्ट्रिंग यहां तक ही थी, यहां दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो यहां पर जो टेंशन होगा T1 होगी, ठीक है। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। ये होता है पूरा फिनोमिना। इसी को आपके बुक में लिखा हुआ है कि मतलब बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग, द बॉडी pulls the string vertically downward due to its weight, and the string pulls the body upward by a force which balances the body. This force developed in the string is called tension or force of tension. इसको ही टेंशन फोर्स बोलते हैं। टेंशन, ये है टेंशन अपनी। ये खत्म हो गया टेंशन का कॉन्सेप्ट। आपके बुक में अभी तक हमें यही पढ़ना है। ये टेंशन का कॉन्सेप्ट है। आप समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग सेम रहेगी तो टेंशन सेम रहेगी। ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन लगता है, और कुछ नहीं है टेंशन के ऊपर।
चलिए हम लोग बात करते हैं अब स्प्रिंग फोर्सेस के ऊपर कि क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में लगने वाली फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, सिंपल सी बात। और क्या होगी स्प्रिंग फोर्स? ये तो टेंशन कहाँ लगता है, स्ट्रिंग रोड वगैरह ये सब में लगता है। लेट्स टॉक अबाउट द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की चर्चा करते हैं। स्प्रिंग फोर्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FSP और FS से आप कह सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी? जहाँ भी स्प्रिंग का बात होगा वहाँ पर स्प्रिंग फोर्स, ये होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग की बातें होंगी तो स्प्रिंग फोर्स का टर्म आएगा। अब मानिए कि आप स्प्रिंग के साथ कैसे कैसे खेल सकते हैं, स्प्रिंग के साथ आप क्या क्या करते हो। हम स्प्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, हम चाहेंगे ना स्प्रिंग को क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे, इलोंगेट करेंगे। हम स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कुछ ऐसी थी, ठीक है, मैंने इसे क्या कर दिया, इलोंगेशन मैंने किया, यहाँ पर इलोंगेट किया, यानी स्प्रिंग को फैला दिया। ऐसा कर सकता हूँ मैं स्प्रिंग के साथ खेल। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इसी स्प्रिंग को और कंप्रेस कर सकता हूँ। स्प्रिंग को मैंने यहाँ क्या किया, इस ओर कंप्रेस किया। क्या किया? कंप्रेस किया। यही स्प्रिंग के साथ हम लोग कर सकते हैं। स्प्रिंग के अंदर फोर्स जो डेवलप्ड होगी ड्यू टू इलोंगेशन एंड कंप्रेशन की वजह से ही स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप्ड होगी। स्प्रिंग को हम इलोंगेट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। स्प्रिंग जितना इलोंगेट किया, यानी जितना इलोंगेशन हुआ, हम जितना इलोंगेट किए, हम जितना कंप्रेस किए, या कोई ऑब्जेक्ट द्वारा जितना इलोंगेट हुआ या कंप्रेस हुआ, कितना कंप्रेस हुआ, कितना इलोंगेट हुआ, उसको हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या है, तो डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन दी लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आना, स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आना। हम स्प्रिंग के लेंथ को दो तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने तुरंत बात की कि थ्रू इलोंगेशन एंड सेकेंड वन थ्रू कंप्रेशन। कंप्रेस भी करेंगे तो क्या होगा, क्या होने वाला है, लेंथ उसका चेंज होगा। ये डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, इसको रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हमने किया। क्या किया? डिस्प्लेस किया। कितना स्प्रिंग को हमने डिस्प्लेस किया, ये डेल्टा एक्स हम डिस्प्लेसमेंट को भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इलोंगेशन कंप्रेशन करके चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग में हम ला सकते हैं। एफएसपी का अगर फॉर्मूला देखें, एफएसपी का फॉर्मूला होता है -k डेल्टा एक्स। यहाँ पर समझते हैं डेल्टा एक्स, तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स का क्या मतलब हो रहा है, या डेल्टा एक्स का क्या मतलब हुआ, चेंज इन दी लेंथ ऑफ स्प्रिंग। हमने चेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग के अंदर कितना लेंथ चेंज किया थ्रू इलोंगेशन और कंप्रेशन, किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट। इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा नहीं जानना है, ये क्लास 11 में आपको सब समझा जाएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू दिया जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू आपको 100 न्यूटन समथिंग दिया रहता है, तो आपका चेंज होता रहेगा, के का वैल्यू कुछ भी देगा आपको। माइनस मैंने क्यों लगाया यहाँ पर, ये फॉर्मूला आप माइनस मैंने क्यों लगाया, माइनस क्या डिनोट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के बारे में कौन बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन, यानी डेल्टा एक्स से जो चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग से अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है, एफएसपी काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। नहीं समझे? अगर हम इलोंगेट किए हैं तो वो इस ओर एफएसपी लगाएगा। यहाँ हम इलोंगेट किए हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को टाई कर दे, किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध दे, तो वो फोर्स इधर की ओर ऑब्जेक्ट आएगा, इधर की ओर। एफएसपी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किसका, चेंज इन दी लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और इसी को हम लोग डेल्टा एक्स का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर कंप्रेस किए हैं तो एफएसपी इधर की ओर लगेगा। कंप्रेस करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, जितना हम लोग इलोंगेट करेंगे उतना दूर उतना एफएसपी लगेगा। इसीलिए एफएसपी यहाँ -k डेल्टा एक्स, ये हुक्स का लॉ है। समझ में आया? ये होता है एफएसपी। अब बात है कि जब तक स्प्रिंग सेम रहेगा यहाँ भी एफएसपी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि यहाँ बताइए एफएसपी कितना है, और यहाँ एफएसपी कितना है, यहाँ एफएसपी कितना है, यानी स्प्रिंग फोर्स कितनी है, यहाँ सब पॉइंट पर सेम है, सभी पॉइंट पर सेम है, हर एक पॉइंट पर सेम है। क्यों? जब तक स्प्रिंग सेम रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, मानेंगे स्प्रिंग फोर्स भी सेम है। ये एफएसपी का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ये जो फोर्स है एफएसपी को आपके बुक में दिया है कि जो फोर्स हम लोग इलोंगेट करने के बाद लेंथ को जो डेल्टा एक्स में चेंज आया, जो वो फिर जो इधर कंप्रेस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो एफएसपी लगेगा, स्प्रिंग फोर्स है, इसी को हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। आपके बुक में दिया हुआ, आईसीसी का बुक में, रीस्टोरिंग फोर्स, इसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इतना ही आपको डिटेल में बात करनी है स्प्रिंग फोर्स से। स्प्रिंग फोर्स से इतना ही कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है और क्वेश्चन आएगा। ये होगी बात स्प्रिंग फोर्स की। चलिए अब समझते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। बहुत ही आसान फोर्स, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ नहीं होता है, फ्रिक्शनल फोर्स तो बहुत आसान फोर्स है, लेकिन इसका बहुत बड़ा चैप्टर मिलेगा,
फोर्स। जब कोई भी सरफेस पर, रफ सरफेस पर कोई भी बॉडी रोल करता है, क्या करता है? रोल करता है। ये बॉडी है, मान लेते हैं ब्लॉक है, ये रोल कर रहा है किसी भी सरफेस पर, ये सरफेस है हमारी। जब भी बॉडी रोल करता है, स्लाइड करता है, तभी आती है फ्रिक्शनल फोर्स की बातें। जिस मोशन में, अगर मोशन बॉडी का इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल सरफेस के इधर लगेगा। ये ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जब भी कभी रोल या स्लाइड होगा किसी सरफेस के ऊपर, किसी भी रफ सरफेस के ऊपर, किसी भी ब्लॉक, किसी भी बॉल, किसी भी बॉडी का, तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और वो सरफेस के पैरेलल होता है। मान लेते हैं कि बॉडी का मोशन अगर ऐसा है तो उसका जो सरफेस उस पर लगाएगा, जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा लगाएगा, तो ये फोर्स पैरेलल टू दी सरफेस हुआ ना, इसीलिए फोर्स पैरेलल लगता है। हमेशा ये फोर्स कैसा लगता है? पैरेलल लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ नहीं, दिस इज होल अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स विच इज व्हाट इज गिवन इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जानना। तो खत्म हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स की बातें हमें इतनी करनी थी। टेंशन, स्प्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर वीडियो था। ये अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा। हम लोग न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ सब एक ही साथ करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे, कैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या ग्राफिकल मेथड कैसे चलता है, एज वेल एज हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है। इसके बाद ये 2 पार्ट में आएंगे, 2 वीडियोस के अंदर आपको ये मिलेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।